BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से भेजा सम्मन। राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की हुई वर्चुअल बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह थौबुल से होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से कर सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत। अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से सम्मन भेजकर 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल को ईडी का ये चौथा सम्मन है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। 21 दिसंबर का सम्मन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे और 3 जनवरी को उन्होंने ईडी से कहा था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की 13 जनवरी को वर्चुअल बैठक हुई। मीटिंग करीब 2 घंटे चली, जिसमें सीटों के बंटवारे और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद गठबंधन में संवादहीनता की कमी न होने देना है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार और डीएमके की तरफ से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। बता दें कि तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वह कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने पर अड़ी है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग को लेकर भी ममता खुश नहीं है। बिहार के मंत्री संजय झा ने बताया कि मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, इसकी नीतीश ने सहमति नहीं दी। नीतीश का शुरू से कहना है कि कांग्रेस को ही चेयरपर्सन बनना चाहिए। तृणमूल सूत्रों ने कहा है कि उन्हें बैठक की जानकारी काफी देर से मिली और ममता के कार्यक्रम पहले से तय थे, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक कुछ दिन पहले होनी थी, लेकिन किसी वजह से ऐन मौके पर रद्द हो गई थी। ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इनकार किया है। दिसंबर 2023 में भी ममता गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी 2 दिन पहले दी, ऐसे में मैं पहले से तय अपने कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकती। स्थिति को देखकर लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए बने इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे साफ है कि वे पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों में सीटों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थौबुल से शुरू होगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से ये बदलाव किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी। कांग्रेस ने इन शर्तों की वजह से जगह में बदलाव किया है। कांग्रेस के मणिपुर अध्यक्ष कीशम मेचकंदर ने कहा है कि 2 जनवरी को जिला प्रशासन से इम्फाल के हफ्ता काईजे मैदान से यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहले इससे इनकार कर दिया गया और फिर 10 जनवरी को सीएम से मुलाकात के बाद कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। मेघचंद ने कहा कि राज्य कांग्रेस की एक टीम ने फिर से डीजीपी राजीव सिंह और इम्फाल पूर्वी के डिप्टी कमिश्नर और एसपी की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी से मुलाकात की और बताया कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मेघचंद ने कहा कि शर्तें हमारे लिए चिंताजनक थी। 10 जनवरी को देर रात थौबुल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने खोंगजोम के प्राइवेट ग्राउंड से यात्रा की अनुमति दी। इसके बाद हमने जगह बदलने का फैसला किया। अब 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी से बिहार से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। भाजपा सूत्रों के हवालों से पता चला है कि 13 जनवरी को पीएम चंपारण के बोतिया में रैली करेंगे, वे रमन मैदान में एक जनसभा करेंगे और फिर झारखंड के धनबाद भी जा सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि 13 जनवरी को बेतिया में पीएम मोदी बिहार के विभिन्न सड़कों और केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद भाजपा राज्य में कई जनसभाएं और रैलियां करेगी। खुद प्रधानमंत्री
श्री मोदी बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद में 3 रैलियां करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जनवरी और फरवरी में कैंपेन में शामिल होंगे। शाह जनवरी और फरवरी में सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा में जनसभाएं करेंगे। वहीं नड्डा बिहार के सीमांचल और पूर्वी इलाकों में रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। बताया जा रहा है कि तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। भाजपा ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। पार्टी ने कहा कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? ममता बनर्जी घटना पर चुप क्यों है? उन्हें शर्म आनी चाहिए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वही पश्चिम बंगाल की मंत्री ने कहा है कि इन लोगों पर बच्चे अगवा करने का आरोप था, इसलिए लोगों ने पीटा। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गुरांडी के पास 3 लड़कियां पास से काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से कुछ गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं और वह वहां से चिल्लाते हुए भागी। बनर्जी ने आगे बताया कि इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उन्हें पलट दिया। पुलिस ने साधुओं की भीड़ को बचाया और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बेंगलुरु की महिला सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे के मर्डर से जुड़ी कुछ बातें पुलिस के साथ शेयर की हैं। उसने खुद ही पुलिस को बताया कि गोवा के होटल के कमरे में उसका बेटा कहां सोया था, उसका सूटकेस कहां रखा था और उसने सूटकेस में अपने बेटे की लाश कैसे रखी थी। गोवा पुलिस के मुताबिक सूचना के स्टेटमेंट के आधार पर शुक्रवार को 1.5 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। पुलिस सूचना सेठ को होटल लेकर उस कमरे में गई थी जहाँ वह अपने बेटे के साथ ठहरी थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के वक्त सूचना ने बताया कि कैसे उसने एक चाकू लेकर अपनी कलाई काटी और सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी बताया कि सूचना ने बेंगलुरु से गोवा के लिए एक तरफा फ्लाइट टिकट बुक कराया था, क्योंकि शायद पहले से उसका इरादा सड़क के रास्ते वापस आने का था। वहीं आज सूचना के पति वेंकट रमन अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपने वकील के साथ कैलांगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। बेटे के मर्डर के वक्त वह इंडोनेशिया में थे। पुलिस की तरफ से जानकारी मिलने के बाद 9 जनवरी को वह वापस पहुंचे और 10 जनवरी को बेंगलुरु में बेटे का अंतिम संस्कार किया। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप गालोडी की गर्लफ्रेंड रह चुकी मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी मर्डर के 12 दिन बाद फतेहाबाद के जाखल में भाखड़ा नहर से मिली है। दिव्या की पहचान शरीर पर बने टैटू से की गई है। पुलिस ने बताया कि दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने वाले बलराज गिल की कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद सुराग मिला था। इसके बाद एनडीआरएफ की 25 टीमों की मदद से पटियाला के खनौरी तक लाश की तलाश की गई। बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने दिव्या के परिवार को फोटो भेजकर पहचान करवाई। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने इसकी पुष्टि की है। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा की 2 जनवरी को होटल सिटी पॉइंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या होटल मालिक अभिजीत सिंह ने की थी। दिव्या उसके साथ 3 माह से लिव इन रिलेशन में थी। हत्याकांड से एक दिन पहले 1 जनवरी को अभिजीत सिंह, दिव्या पाहुजा और बलराज गिल तीनों होटल सिटी पॉइंट पहुंचे थे। होटल के रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों नजर आए थे। वारदात के बाद मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह ने अपने दोस्त बलराज गिल और रवि बंगा को लाश को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए देकर अपनी BMW कार में भेजा था। बलराज गिल ने कहा था कि उसे रवि बंगा के साथ दिव्या की लाश को पंजाब में पटियाला के पास भाखड़ा नहर में फेंका था। दिव्या की हत्या के मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह होटल के नौकर ओम प्रकाश हेमराज के अलावा अभिजीत सिंह की दूसरी गर्लफ्रेंड दिल्ली के नजफर निवासी मेघा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में 5वीं गिरफ्तारी बलराज गिल के रूप में हुई है। वह रवि बंगा अभी फरार है। मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अन्ने का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शनिवार सुबह पुणे में हार्ट अटैक आया। घर वाले तुरंत उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुणे से ताल्लुक रखने वाली सिंगर प्रभा अन्ने को 1990 में पद्मश्री से और 2002 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। वहीं 2 साल पहले 2022 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि कुछ दिनों बाद ही वो मुंबई में परफॉर्म करने वाली थी, जिसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले उनका निधन हो गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।